तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये बीपीएससी का जो हमारा स्पेशल ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, स्टेट लेवल ज्योग्राफी। इसमें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बिहार का भूगोल, भौतिक विभाजन को पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, फिजिकल डिवीज़न ऑफ बिहार। और ये हमारी फिजिकल डिवीज़न की सेकेंड क्लास है। और आज के दिन हम लोग सेकेंड नहीं, ये हमारी थर्ड क्लास है बच्चों। और ये थर्ड क्लास में हम लोग फिर से जब फिजिकल डिवीज़न पढ़ रहे हैं तो बिहार के अलग अलग जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसको भी इसमें हम लोग कवर करते चलेंगे। वैसे आज मैं जो चीज़ के बारे में ज़्यादा चर्चा करूँगा उसमें नदियों का उद्गमन को हम लोग देखेंगे, और नदी जो हमारी अपवाह तंत्र होती है उसको भी देखेंगे। साथ साथ में जितने भी पठारी एरिया है वो देखेंगे, मैदानी एरिया देखेंगे, और गैंगेटिक रीजन जो हमारा तराई एरिया है उसको भी देखेंगे। ये सारी की सारी जितनी भी क्लासेस है वो आपको निक्स द ट्रिक्स हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसमें भी ये क्लास 3 अभी स्ट्रीम भी हो रही है। और जो बच्चे वहाँ देखना चाहें वहाँ भी देख सकते हैं, और अगर बाय द वे जो वहाँ नहीं देखना चाहते हैं तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। और द सेम क्लास विल बी ऑल्सो अवेलेबल इन यूट्यूब ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमारे सोशल कनेक्ट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और साथ में जितने भी सोशल कनेक्ट्स होते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वो सब भी है, आप उससे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए हम लोग कंटेंट को जो शुरू करने वाले हैं आज, वो है हम लोग शुरू करेंगे नदर्न बिहार का प्लेन से। नदर्न बिहार के प्लेन में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बिहार की ज्योग्राफिकल लोकेशन हमारे इंडिया में। तो बिहार की जो लोकेशन है आप इसको क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि इस एरिया में है। पहले पूरा झारखंड और बिहार एक हुआ करता था तो ये ज़्यादा खूबसूरत दिखा करता था, लेकिन जब 2000 में ये डिवीज़न हो गया तो डिवीज़न के बाद सब कुछ बदल गया, और ये आधा बिहार हमारे पास है और आधा झारखंड वालों ने ले लिया। बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक रूप से स्टेबल झारखंड को माना जाता है। वहाँ पे अच्छी जनजातियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे मिनरल्स के अच्छे अच्छे सोर्स हुआ करते हैं जो बिहार से आज कट चुका है। बिहार के पास आज सिर्फ एक चीज़ है, तो वो है यूपीएससी और बीपीएससी के एस्पिरेंट्स। आपको पता होना चाहिए हमारे बिहार से यूपीएससी और बीपीएससी के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, मतलब समझो तो 17% तक बिहारी ही लोग यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं बीते 10 साल के रिकॉर्ड में। तो 10 इयर्स के रिकॉर्ड में आप भी खुद को इस चीज़ में मान के चलना, जो 10 साल का हमारा रिकॉर्ड है आप इस रिकॉर्ड को बना सकते हैं। और किस प्रकार से बना सकते हैं, तो यूपीएससी के बीपीएससी और यूपीएससी क्रैक करके बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज जो देखेंगे सबसे पहला वो हम लोग देखेंगे भाबर एंड तराई रीजन ऑफ शिवालिक। देखो शिवालिक नाम से ही आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि शिवालिक जो वर्ड है वो शिव से रिलेटेड है, और शिव से जब वो रिलेटेड होगा तो वो किस पार्ट में होगा, ये हमारा नदर्न पार्ट होता है, ये ईस्टर्न पार्ट है, ये हमारा वेस्टर्न पार्ट है, और ये हमारा सदर्न पार्ट है। तो शिव 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 मतलब कहाँ, तो शिव का मतलब हिमालय। तो आप याद रखने के लिए याद रखना, भब्बर एंड तराई रीजन जो शिवालिक का होगा वो नदर्न पार्ट ऑफ बिहार में होगा, मतलब हमारा जो गंगा नदी बीच से बहती है यहाँ से, तो इसके किस पार्ट में होगा, नदर्न पार्ट में होगा। आप ये याद रखने के लिए, बहुत सारे बच्चों को चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो देखो ज्योग्राफी में आप अगर मैप से अच्छे से पढ़िएगा तो आपको अच्छे से याद रहेगी। तो इसलिए मैं बता दिया, शिव से शिवालिक होता है, और शिव का जो घर था वो हिमालय था, और हिमालय किस तरफ में है, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से नदर्न साइड में है, मतलब उत्तर की तरफ में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है गैंगेटिक प्लेन। तो ऊपर वाला प्लेन को हम लोग भबर या तराई रीजन कहते हैं। तराई को और अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं तो तराई मतलब क्या होता है, जब पहाड़ी एरिया होता है और पहाड़ से जब नीचे 100, 150, 50 किलोमीटर आप आगे की ओर बढ़ते हो, किस तरफ में, जिस तरफ में नदियां बह रही हैं, तो वो जो रीजन कहलाता है वो तराई रीजन कहलाता है। बहुत ही फर्टाइल होता है वो रीजन, और माना जाता है कि उस रीजन में जो सिविलाइजेशन होता है ज़्यादा अच्छे तरीके से चल सकता है। गैंगेटिक प्लेन मतलब गंगा नदी, गंगा आप नाम से ही समझ जाइएगा, गैंगेटिक मीन्स गंगा। तो गंगा मतलब क्या, जहाँ गंगा बह रही है, जिस स्थल पे, जिन जगहों पे गंगा बह रही है, तो उसके जो आसपास का रीजन होगा वो हमारा गंगेटिक प्लेन कहलाएगा। तो गंगा के पीछे इस तरफ में देखो नदियों का भरमार है उत्तर के तरफ में। दक्षिणी नदियाँ उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, लेकिन दक्षिण के तरफ के लोगों के लिए वो महत्वपूर्ण है। लेकिन उत्तरी एरिया में बहुत सारी नदियाँ हैं, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानदी, ये सब महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो हमारे नॉर्थ में बहती हैं। और साउथ में बहुत सारी नदियाँ हैं बच्चों, जैसे कि इस तरफ में कर्मनाशा बहती है, फाल्गु नदी बहती है, क्यूल, अजय, ये सब नदियाँ हमारी साउथ की नदियाँ हैं। तो ये देखो इस तरफ के लोगों के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग के तरफ का लोग, जिधर हम लोग रहते हैं
मतलब जिधर मैं पर्सनली रहता हूँ, आप लोग में कुछ बच्चे हो सकता है इस साइड के हों, साउथ साइड के हों, लेकिन हम लोग नॉर्थ साइड के रहने वाले हैं, तो हम लोग का जो गंगेटिक प्लेन है वो ज़्यादा फर्टाइल है इन वेयर इट इज़ कंपेयर्ड विद सदर्न साइड में। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि इस तरफ में फर्टिलिटी थोड़ी सी कम होती है व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड विद नदर्न साइड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पाठारी एरिया ऑफ साउथ। देखो पाठार, पाठार से आपको नाम से ही समझिएगा, ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाठार मतलब क्या होता है? पत्थर। पाठार का सिंपल सा अर्थ हो जाएगा पत्थर। तो स्टोनी एरिया, तो स्टोन एरिया मतलब क्या? तो देखो मेन जो स्टोनी एरिया है वो ये पार्ट है, झारखंड से सटा हुआ है ये पार्ट, यहाँ तक सॉरी, ये जो पार्ट है ये स्टोनी एरिया में आता है। और यहाँ की जो नदियाँ होती हैं जैसे कि हमारी सोन और फल्गु नदी या फिर पुनपुन नदी, तो ये सब इस एरिया में बहती हैं और ये सब पठारी नदियों के अंतर्गत आता है। इन सबों नदियों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है इस तरफ की खेती में, लेकिन ये नदी कभी बहुत तेज बहती है, कभी तेज ही नहीं बहती है, ये नदियाँ सामान्य रूप से बहती है। और ये नदी पे बहुत सा, मैं इस नदियों के बारे में भी चर्चा आगे करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग गंगेटिक प्लेन की बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे गंगा नदी, यहाँ पे बहुत सारी अन्य नदियाँ भी आपको दिख सकती हैं। गंडक नदी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, साथ में यहाँ पर घाघर नदी है, घाघरा नदी वो दिख रही है। और इस साइड में हम लोग कमला को देख रहे हैं, कमला नदी। और यहाँ एंट्रेंस में आप देखिए ये जो नदी दिख रही है, जो मैं इसको दूसरे कलर से आपको समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ रेड ले लेता हूँ। देखिए बच्चों, ये जो नदी आप देख रहे हो, ये जो नदी है ये हमारी गंगा नदी है, ठीक है। तो गंगा नदी याद रखिएगा, जो मेन नर्व कहलाती है बिहार की, मेन जो नस कहलाती है वो गंगा नदी कहलाती है। और गंगा नदी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण महत्व है हमारे बिहार में, दो रूप में। पॉलिटिकल रूप में भी आप उसको इम्पोर्टेंस मान सकते हो, और साथ साथ में आप ग्रामीण, जहाँ पे जो ग्रामीण परिवेश होता है जहाँ पे खेती बहुत जाता हो उन लोगों के लिए भी, साथ में धार्मिक रूप से भी बहुत ही ज़्यादा पवित्र नदी के रूप में इसे माना जाता है। तो गंगेटिक प्लेन कहने का अर्थ देखो, गंगेटिक प्लेन मतलब गंगा का तराई एरिया। तो गंगा, आपको मैंने पहले भी बताया है, बिहार को देखिएगा तो बिहार इस प्रकार से है। जो हमारा नदर्न साइड है बच्चों, ये नदर्न और ये सदर्न। तो नॉर्थ साइड मतलब उत्तर के तरफ में हमारा क्या है, तो हमारा जो हिमालय है, हिमालय हिमालय है। और सदर्न साइड में हमारा पठारी एरिया है। तो सॉरी रुकिए एक मिनट, आप इसको ढंग से समझते चलिएगा, मैं एक एक चीज़ को आपको क्लियर समझा रहा हूँ। ये हो गया हमारा पठारी एरिया। तो ये जो हमारा बिहार का आप शेप देखोगे, अगर बिहार को 3D मतलब कि इस बिहार के मैप को हम लोग सीधा से इस तरीके से अगर हम ऐसे करके उसको हम 3D में कन्वर्ट करेंगे, तो इस पेटी में गंगा नदी बह रही है। और इस गंगा नदी के जो एरिया लेफ्ट और राइट, जो भी एरिया है राइट और लेफ्ट में, ये हमारा तराई एरिया कहलाता है, जिसको हम लोग गैंगेटिक प्लेन भी कहते हैं या फिर गंगा का तराई एरिया भी कहते हैं। गैंगेटिक प्लेन, इसको गैंगेटिक प्लेन भी कहा जाता है, PLAN प्लेन, या फिर गंगा का तराई एरिया भी कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है। आप देख सकते हैं इस जगह से, देखो ये जो एरिया होगा, मैं जितने एरिया में आपको मार्क कर रहा हूँ, ये सारा का सारा गंगा का तराई एरिया का रीजन है। देखो मैं ये थोड़ा नज़दीक में बना रहा हूँ क्योंकि इधर में और भी बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। बूढ़ी गंडक भी इस एरिया में, समस्तीपुर के पास से बूढ़ी गंडक बहती है। और इसके लेफ्ट साइड में आपको मतलब गंडक, जो मेन गंडक है जिस पे बिहार में सबसे ज़्यादा परियोजना है, वो बहती है, ये वाला। उसके बाद इधर घाघर नदी है। तो देखिए छोटी छोटी नदियों को यहाँ पर मेंशन तो किया गया है, लेकिन उतना क्लियरली नहीं बताया गया है। हम इन सभी नदियों को देखेंगे। और ये जो हमारा है, ये गंगा का कौन सा एरिया है, ये हमारा गंगेटिक प्लेन एरिया है। तो इधर ज़्यादा है और इस साइड में कम है, क्योंकि इस साइड में कम होने के पीछे कारण भी है, क्योंकि इधर की नदियाँ उतनी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं बनती हैं फर्टिलिटी और साथ साथ में खेती के लिए। लेकिन फिर भी वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नदी का इम्पोर्टेंस होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी राज्य के अंतर्गत में। अब इसके बारे में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हम लोग फैक्ट देखते हैं। सबसे पहला है, द टोटल एरिया of this plain situated in the north of the Ganges river is 56,980 स्क्वायर किलोमीटर। इसको हम लोग समझते हैं हिंदी में, देखिए क्या है कि कुल क्षेत्रफल जो है किस साइड का, तो हमारा नदर्न साइड का। नदर्न साइड मतलब ये देख लो, नॉर्थ मतलब ऊपर। तो ऊपर साइड में जो गंगा का प्लेन एरिया है वो 56,980 स्क्वायर किलोमीटर का है।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि इस एरिया में जितना दूर में गंगा का जो क्षेत्रफल है, गंगा का तराई एरिया का क्षेत्रफल, वो हमारा 56,980 किलोमीटर है। बार बार इसलिए कर देता हूँ क्योंकि आपको याद रहेगा। उसके बाद है दियारा, चौर, नेचुरल एम्बैंकमेंट एंड चरण और गोखुर लेक आर सीन इन दिस प्लेन। अब इसमें आपको क्या क्या देख सकते हैं, सबसे पहले दियारा देख सकते हैं। दियारा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये एक बहुत दूर दूर लंबा लंबा, आपको मैं इसको समझा कैसे सकता हूँ, देखो जैसे समझाते हैं। जब भी गंगेटिक एरिया में बाढ़ आता है तो उसमें सबसे पहले अगर बाढ़ आने की परिस्थिति होती है तो या तो चौर और नहीं तो दियारा का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ के पानी को फ्लो करा देने के लिए। अब इमेजिन कीजिए बिहार की नदी जो हमारी गंगा है उसमें बाढ़ आने की कंडीशन बहुत ज़्यादा हो गई। कोई ऐसा जगह आ गया जहाँ पे ऐसी कंडीशन है कि अगर उस जगह पे पानी को नहीं कंट्रोल किया जाएगा तो वो क्या होगा, बाढ़ को पैदा करेगी। तो उसके लिए चौर में या फिर दियार का इस्तेमाल किया जाता है और वो वहाँ पे पानी छोड़ दिया जाता है। उसके बाद नेचुरल इम्बैंकमेंट, जो गंगेटिक प्लेन होता है उसमें गंगा से छोटी छोटी मतलब स्ट्रीम्स निकल जाती हैं, धाराएं निकलती हैं। जो नेचुरल इम्बैंकमेंट प्राकृतिक रूप का वो एक बांध बना करके आगे की ओर बढ़ जाती हैं, जिसका इस्तेमाल बिहार के किस तरफ के, नदर्न पार्ट के बिहार के, मतलब इस तरफ के बिहार के जितने भी लोग होते हैं उसका इस्तेमाल खेती के लिए करते हैं। उसके बाद क्या है, चरण और गोखुर। देखो गोखुर क्या होता है, जैसे अब गोखुर समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे ये हमारी गंगा नदी बह रही है, ये पूरी की पूरी गंगा है और गंगा से एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी निकल गई और ट्रिब्यूटरी निकल के वो आगे की ओर बढ़ी और वो रिंग का शेप बना ली, रिंग का शेप बना के फिर वो गंगा मिली। एक्चुअली जो गोखुर का शेप होता है ना वो गाय के खूंड के तरह का होता है, आप ऐसे देख सकते हो, ऐसा शेप वो बना के आगे की ओर बढ़ती है। और माना जाता है, अब देखिए यहाँ से यहाँ भी वो बढ़ सकती है लेकिन शायद इधर का ढलान जो कम होता है उसके कारण ये शेप जो बनता है, तो इस शेप में बहुत अच्छे प्रकार की खेती की जाती है क्योंकि गंगा नदी याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है खेती करने वाले जगहों में। तो इस एरिया में ये एरिया में तो पानी का बढ़ना घटना होते रहता है, लेकिन उससे बटे ये जो साइड होता है उसके साइड का मतलब गोखुर के आसपास के साइड में यहाँ पे फर्टिलिटी की हाई परसेंटेज 96% तक फर्टाइल ये ज़मीन कहलाती है। और इस एरिया में विभिन्न प्रकार के आपको जल जीव, साथ साथ में परिंदे, ये सब भी माइग्रेटरी बर्ड, ये सब भी आपको आसानी से दिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं। The expansion of this plain is found on 62.86% on the land of the बिहार। बिहार की जो संपूर्ण हमारा क्षेत्रफल है, संपूर्ण बिहार का इस कोने से लेके इस कोने तक, यहाँ से लेकर के बच्चों इस कोने तक और इस कोने से लेकर के हमारे इस कोने तक के क्षेत्रफल में देखा जाए तो बिहार का जो यह एरिया गंगेटिक प्लेन है वो गंगेटिक प्लेन 62.86% जमीन को अपने अंदर में रखे हुए है, मतलब कि सबसे बड़ा हमारे बिहार में गंगेटिक प्लेन है। अब देखिए गंगेटिक प्लेन में कहने का अर्थ सिर्फ गंगा के आसपास नज़दीक का ही एरिया नहीं होता है, बल्कि गंगा में मिलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सब भी गंगेटिक प्लेन के ही अंतर्गत आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द स्लोप। अब देखिए स्लोप मतलब ढाल। अब किधर से ढाल, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ। द स्लोप इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट मतलब हो गया इस तरफ और साउथ वेस्ट का मतलब हो गया इस तरफ। तो हमारा जो ढाल है तो इस तरफ का एरिया मतलब जो हमारा बिहार का ये एरिया है ये ढलाव में ऊंचा है और ये इस तरीके मतलब इस तरीके से अगर इधर के तरफ आ पाइएगा तो वो धीरे धीरे ढलाव नीचे की तरफ चला गया है। इसीलिए जितनी भी नदियां हैं आप देख सकते हो इस तरफ में बहने वाली, जैसे इधर की ये नदी घघर नदी, ये गंडक नदी, यहाँ पे बूढ़ी गंडक बहती है और इस तरफ में ये गंगा नदी और साथ साथ यहाँ पर ये हमारी जो कर्मनाशा नदी है और कर्मनाशा और सोन नदी है, ये सब एक ही जगह आकर के इस प्रांत में प्रांतीय एरिया में सारी नदियाँ आकर के मिल जाती हैं। तो इसीलिए ढाल के रूप में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ढलाऊ एरिया हमारा इधर का ही है। बाढ़ भी आने की परिस्थिति इधर ज़्यादा होती है लेकिन यहाँ पानी ज़्यादा देर टिकता नहीं है, इसलिए बाढ़ आते ही जल्द ही यहाँ का पानी खत्म हो जाता है। लेकिन इस तरफ का एरिया जो दरभंगा और साथ साथ सुपौल, दरभंगा सुपौल ये एरिया है, यहाँ पे कि जल का जमाव ज़्यादा होता है। किस नदी के कारण, तो कोसी नदी के कारण, इसलिए बाढ़ आने की संभावना इस एरिया में ज़्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द गंगीज एंड ट्रिब्यूटरीज और घगरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा etc। अब मैं इन चीज़ों को बताऊं, मेरे फ़ोन में स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है
संगम आपके स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है तो और बच्चे बता दीजिए, क्या आपके स्क्रीन पे भी कुछ नहीं दिख रहा है? प्लीज़ एक बार बता दीजिए। ऐसा ना हो कि सबके स्क्रीन में सिर्फ मेरी बातें जा रही हों, किसी को दिख ही नहीं रहा हो। और बच्चे आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? क्लियर है सर? देखिए मेरे फोटो पे क्लिक मत करके रखिए बच्चों, आप लोग स्क्रीन में देखिए, नील कश्यप नाम का एक स्क्रीन होगा, उसमें देखिए बिहार का बाजाप्ता मैप है, वहां पे क्लिक करिए आप लोग। आप लोग मेरे फोटो को देखिए, मुझे देख के क्या करना है, मुझसे मिल लेना आप लोग बच्चों। या मुझे मत देखिए, यहाँ कंटेंट को देखिए, ठीक है। ला हम तो वैसे बात करते ही हैं, शुरुआत में आते तो 2 मिनट बात करते हैं, उसके बाद जाते हैं। नहीं आ रहा है संगम, आप एक काम करो छोटी, आपके पास एक छोटा सा ऑप्शन है, आप बाहर निकल जाओ क्लास से, फिर से क्लास में एंट्री करो, शायद आपको दिखने लगे। फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको असिस्ट कर दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना। राइट साइड में मेरा दूसरी स्क्रीन है, मुझे वहाँ सब कुछ दिखते रहता है, तो कोई प्रॉब्लम रहेगी तो हम लोग वहाँ डिस्कशन कर लेंगे, कोई सुनिए बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं कंटेंट को। आप संगम, आप क्लास से बाहर जाओ और फिर से क्लास में आई कम इन करके एंट्री आ जाओ, आपको दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, दिस प्लेन इज फाउंड बाय द गैंगीज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। देखो गंगा नदी, सब देखो बिहार की सबसे प्रमुख नदी हमारी कौन सी है, तो ये है माँ गंगा नदी। आप इसको देख सकते हो, मैं इसको येलो कलर की येलो टिंट से देता हूँ। देखो मेरी पेन मोटी नहीं हो रही है वैसे, नहीं तो मैं आपको बताया था, रुको मैं पेन को थोड़ा मोटा करके आपको दिखाता हूँ, चाहे नहीं होगा छोड़िए। देखिए यहाँ पर ये जो येलो टिंट में आप देख रहे हो, ये हमारी गंगा रिवर है। और इस गंगा रिवर में क्या है, इसकी जो सहायक नदी है, देखो ट्रिब्यूटरी का अर्थ होता है सहायक नदी, वैसी नदी जो कहीं और से निकलती है और आके एक प्रमुख नदी में मिल जाती है, वो उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। तो ये जो आप देख रहे हो फ्लो, ये हमारी गंगा नदी का फ्लो है। तो अब इनकी जो भी सहायक नदी है, सबसे पहले ये अब मैं सारी नदियों को धीरे धीरे करके आपको बताता हूँ कौन कौन सी नदी किस जगह पे बहती है। तो ये जो नदी आप देख रहे हो, ये वाली नदी मैं दिखा रहा हूँ, ये जो नदी देख रहे हैं यहाँ से बहने वाली नदी, ये नदी हमारी कौन सी है? ठीक, थैंक गॉड आप आ गया। चलिए जी, कोई इशू नहीं है, कांग्रेट्स जी। तो ये नदी यहाँ पे जो बह रही है, ये घाघरा नदी है। और इस तरफ से कर्मनाशा नदी बहती है, जो उत्तर प्रदेश से बहते हुए हमारे बिहार में एंट्री करती है। तो यहाँ पे कर्मनाशा नदी है। ये नदी यहाँ पर जो है, ये हमारी सोन नदी है, सोन नदी आप देख सकते हो, ये सोन रिवर हुई हमारी। उसके बाद ऊपर में हम लोग देख लेते हैं, ये जो आप देख रहे हो यहाँ से जो हमारी ऊपर से आ रही है, ये नदी हमारी कौन सी बच्चों बन जाती है? तो ये हमारी नदी बनती है, सारी नदियों का लिस्ट आपको वैसे आगे मिल जाएगा, वैसे आप यहाँ पे देख लो। ये नदी हमारी कौन सी है? तो गंडक नदी है, सबसे ज़्यादा परियोजना इसी नदी में है। उसके बाद यहाँ पर 2 नदियाँ और हैं जो इस एरिया में मिलती हैं, एक है सोन, सोन नदी, और सोन नदी में के बाद हमारी आती है इस एरिया में, यहाँ पे है पुनपुन नदी। और पुनपुन नदी के से ही बीच से में थोड़ी पहले मिल जाती है, उस नदी का नाम है हमारी फल्गु नदी। तो पुनपुन और फल्गु एक साथ मिलती है गया के पास में, और यहाँ पे छठ बहुत अच्छे से मनाया जाता है, आगे मैं इस चीज़ को बताने वाला हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पर है इस एरिया में, ये देखिए ये एरिया, ये क्यूल नदी का एरिया है, जो क्यूल नदी है यहाँ पर वो मिलती है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे बच्चों, ये पतली सी नदी है अजया नदी, अजया नदी यहाँ पे बहती है इस एरिया में। अब ऊपर में हम लोग गंडक के बगल में आते हैं, तो गंडक के बगल में बूढ़ी गंडक है, ये हमारी बूढ़ी गंडक है जो समस्तीपुर में बहती है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप आइएगा तो बूढ़ी गंडक मिलेगी। और बूढ़ी गंडक नदी धीरे धीरे आगे बढ़ करके यहाँ पर इस तरफ से बागमती जो आती है उससे मिल जाती है, और बागमती से मिल करके वो आगे गंगा नदी में मिलती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारी कमला, कमला नदी यहाँ पे देखिए उसका उद्गम है, और वो आगे कोसी नदी से मिलती है। कमला नदी किस नदी से मिलती है? कोसी नदी से मिलती है, और वो भी आगे धीरे धीरे थोड़ा दूर जा कर के गंगा में मिलती है। उससे पहले महानंदा है सबसे ईस्टर्न पार्ट में, तो सबसे ईस्टर्न पार्ट में हमारी कौन सी नदी आती है? महानंदा। देखो ये हम नॉर्मली आपको बताए हैं रिवर में, अपवाह तंत्र स्पेशल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, उसमें नदियों का उद्गम, उसके साथ साथ उसकी महत्वता, किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर मिलती है, वो सब भी क्लियर करूंगा। वैसे बीच में आ जाएगा तो मैं आपको वो बताते चलूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गंगा नदी की ये सब ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियाँ हैं, जैसे घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, ये सब उनकी सहायक नदियाँ हैं जो कहीं और से बहती हैं। इधर वाली जितनी नदियाँ हैं ये तो हिमालयन रिवर है, हिमालय से निकली हुई रिवर्स है। और इस तरफ की रिवर में आप जो देखेंगे ये एरिया की रिवर, ये छोटा नागपुर, प्लेट्यू, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी कुछ नदियाँ इधर से आती हैं। और इस तरफ में बहने वाली नदियाँ सारी की सारी झारखंड में ही निकलती हैं, और झारखंड से आकर के इस गंगे नदी में मिल जाती हैं।
चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सारी की सारी बातें समझ में आ गई होगी कि गंगेटिक प्लेन में कैसे नदियों का इंपॉर्टेंस बना है और कैसे वो आकर के गंगा नदी से मिल जाती हैं। देखिए उसके बाद हम लोग देखते हैं ये हमारा जो ये देख रहे हैं आप, ये भौगोलिक जो विभाजन देख रहे हैं, यहाँ नदियों और नदियों की जो मतलब अपवाह तंत्र है वो कौन कौन से जगह पे अपना मतलब प्रभुत्वता रखी हुई है, इंपॉर्टेंस रखी हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं ये कोसी नदी का है, और कोसी नदी बहुत ही खतरनाक नदी मानी जाती है और इसीलिए इसको देखो बहुत सारा बहुत बड़ा सा ब्लू एरिया ली हुई है। फिर उसके बाद ये जो नदी आप देख रहे हैं ये पतली सी नदी यहाँ से बहती हुई, ये आप जो देख रहे हो ये नदी हमारी कौन सी है, तो ये हमारी गंडक रिवर है। देखो इसका ये शांत नदी है, शांत नदी है इसीलिए इससे बहुत सारी परियोजना भी बनाई गई है। तो एक क्वेश्चन आता है कि कोसी नदी पे परियोजनाएं क्यों नहीं है बहुत ज़्यादा, गंडक पे क्यों है? तो भाई गंडक पे इसलिए क्योंकि ये शांत रहता है, ये किसी से लड़ाई नहीं करता है। कोसी नदी ऐसी है कि फटाक से उसको गुस्सा आएगा, हिमालयन रिवर है, ज़्यादा गुस्सा आएगा वो बाढ़ ले आएगी फटाक से, तो उस पर कोई योजना बना करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो वैसे हम इन चीज़ों को आपको बताएं उससे पहले हम जितनी नदियां हैं वो आपको हम फिर से एक बार दिखा देते हैं कि ये नदी कौन सा। आप देखो ये देखिएगा ये नदी है हमारी, ये सोन नदी है। देखिए आप ये जो रिवर देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है सोन रिवर, ये देखिए सोन नदी है, यहाँ पर से बिहार में एंट्री करती है और यहाँ वो मध्य प्रदेश से आती है। ये सोन रिवर कहाँ से आती है बच्चों, तो ये मध्य प्रदेश में आती है, अन्नूपुरम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से निकलती है उसका है, और यहाँ पर वो मिलती है। चलो मैं इनको बताऊंगा तो ऑलरेडी मैं इसके बारे में क्लियर कर चुका हूँ, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ सारी नदियों का आपको एक बार मैप ढांचा दिख ही जाएगा। देखो जो बिहार के सबसे वेस्टर्न मतलब कौन से, ये हो गया हमारा नदर्न साइड, ये हो गया सदर्न, उत्तर और दक्षिण, ये हो गया हमारा पूरब, और ये हमारा हो गया पश्चिम। तो एक क्वेश्चन आता है कि दक्षिणी तरफ में सबसे पश्चिम में कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ पे उसका आंसर आपको क्लियर मिल जाएगा, वो हमारी नदी है कर्मनाशा। अब कर्मनाशा नदी जो बहती है वो बॉर्डर एरिया में बहती है। आप यहाँ पे देख सकते हो बॉर्डर एरिया कौन सा है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया में वो बहती है कर्मनाशा। और कर्मनाशा यहाँ पर आपको देखोगे ये कहाँ पर मिलती है, तो इसका ओरिजिन जो हो मतलब उत्तर प्रदेश में है और ये इस एरिया में मिलती है, ठीक है। अब कर्मनाशा नदी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ, आ गया है दिमाग में तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप लोग विश्वामित्र नाम के एक बहुत बड़े तपस्वी को जानते होंगे, वो बहुत ही फेमस तपस्वी हुआ करते थे। और बात क्या थी कि विश्वामित्र ने क्या किया कि एक बार वो तप कर रहे थे, तप करते करते उनको विशिष्ट शक्तियों का प्रदान हुआ, किनके द्वारा, तो इंद्र के द्वारा विशिष्ट शक्तियाँ उन्हें मिली। और उस शक्तियों में उन्होंने इंद्र से वरदान मांगा था कि इंद्र मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं एक दूसरी दुनिया बना सकूं, न्यू वर्ल्ड बना सकूं। तो अब भाई तपस्वी पुराने ज़माने में जितने हुआ करते थे वो अगर वो भगवान के सामने में तपस्या करते थे तो भगवान अगर खुश हो गए तो जब उनको आते थे बोलते थे वर मांगो, तो वर में वो मांग लिए क्या कि मुझे नई दुनिया बनाना है। तो फिर क्या हुआ कि उनको वो मतलब पावर मिल गई, इंद्र बोल दिए चलो ठीक है कि हम तुमको शक्ति दे रहे हैं, तुम नई दुनिया बना लो। लेकिन कहते नहीं है मनुष्य मनुष्य होता है, वो भगवान नहीं हो सकता है, मन में लोभ हो जाता है सबके। तो वो क्या किए, वो एक बदमाशी कर दिए, वो नई दुनिया बनाए। तो नई दुनिया बनाए तो नए लोग भी बनाने लगे, पेड़ पौधे पक्षियाँ सब कुछ उन्होंने नया बनाना शुरू कर दिया। तो ये बात देख करके इंद्र को गुस्सा आ गया, तो वो गुस्सा आ गया तो बोलेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं एक नई दुनिया बना करके। तो अब क्या हुआ, विश्वामित्र क्या किए, वो त्रिशंकक नाम के एक व्यक्ति को भेजे कि जाओ इस नई दुनिया पे तुम राज करोगे। बस इंद्र को आ गया गुस्सा, वो भयानक, आपको पता होना चाहिए इंद्र का वज्र बहुत पावरफुल होता है, और गांव में गाली भी होती है ना, वज्र गिरेगा तुम पे, तो वो वाली बात, इंद्र को आ गया गुस्सा। अब वो गुस्सा आया खतरनाक वाला, किसके ऊपर, त्रिशंक के ऊपर में, और उसने उसका गला काट दिया। तो त्रिशंक का जो गला काटा तो उसके बाद क्या हुआ, तो गला काटा तो गले कट गए, और वो उसका गला गिरा कहाँ जा करके, तो वो उत्तर प्रदेश में गिरा था, ठीक है। तो उसके मुंह से जो लार निकला था ना, उसी लार से ये नदी कर्मनाशा बनी थी, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो ये छोटी सी मिथोलॉजी है, पता नहीं सच्चाई कितनी है, बस मैं पढ़ रहा था बुक तो मुझे मिल गई, इसलिए बच्चों में आपको बता दिया, ठीक है। और ये चौसा के पास में, चौसा यहाँ पे एक जगह है, चौसा के पास में किससे मिलती है, तो गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो हमारा, हाँ ये क्वेश्चन फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सदर्न साइड में मतलब दक्षिण तरफ में
पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में सबसे पहली नदी कौन सी है जो बिहार का उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाती है, तो उसका नाम बच्चों कर्मनाशा नदी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कर्मनाशा नदी, आपने देख लिया यहाँ से बहते हुए चौसा के पास मिल जाती है वो, और साथ में गंगा नदी के साथ ट्रिब्यूटरी बन जाती है, सहायक नदी। नेक्स्ट हम आता है, देखो इसमें एक नदी नहीं होती, इसके छोटी छोटी और नदियां बनती हैं। कैमूर में आप देखते हो भभुआ वगैरह के पास में बहुत सारी और नदियां हैं, तो वो सब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नदी को पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी सोन नदी, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सोन नदी है, अब ध्यान से देखिएगा, रेड कलर से मैं मार्क करते चल रहा हूँ। और ये सोन नदी आगे की ओर बढ़ी है, और ये भी मिली है छपरा के पास में, किससे, तो गंगा नदी से बहती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है बच्चों, तो ये हमारी अमरकंटक से निकलती है, जो मध्य प्रदेश में है। ओके, यहाँ पर मिलती है। इसके लिए कोई लीजेंड वाले वैसी कहानी नहीं है, बस एक इसी नदी के बारे में एक लीजेंडरी कहानी मिली थी जो मैं आपको बता दिया। तो ये मिलती है कहाँ पर हमारी, तो ये पटना के पास में मिलती है, छपरा पटना ये इस एरिया में यहाँ पर मिलती है, आप देख सकते हो। ठीक है, सोन नदी। सोन नदी के बाद हमारी नेक्स्ट आती है बच्चों कौन सी, पुनपुन नदी। देखो यहाँ पे आप देखोगे एक पतली सी नदी धारा बहेगी पुनपुन की, पुनपुन नदी हमारी ये वाली इधर यहाँ पर बहती है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ये पुनपुन नदी है। ठीक है, आप इसके लिए समझिएगा, पुनपुन नदी पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड से बहती है। यहाँ पे देखोगे इस तरफ में झारखंड है हमारा, झारखंड, तो झारखंड के पलामू देखिए पलामू एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, पलामू डिस्ट्रिक्ट से वो नदी निकलती है। कौन सी नदी, तो हमारी पुनपुन नदी। और पुनपुन नदी गंगा में मिलने से पहले फाल्गु नदी से मिल जाती है। ठीक है, और ये इस नदी के बारे में मैं बता देता हूँ, ये नदी क्यों महत्वपूर्ण है। देखो बिहार में सबसे जो फेमस पर्व है उसका नाम क्या है, बिहार में छठ, आप लोग को पता होगा। तो बिहार का छठ सबसे फेमस पर्व है, सबसे फेमस पर्व माना जाता है। और हम लोग बिहारी लोग वैसी नदियों के पास जाकर पूजा करना ज़्यादा आसान समझते हैं जिसमें बाढ़ वगैरह कम आए और जो जान माल का खतरा ना करे। तो भाई ये नदी बहुत ही फेमस माना जाता है। पलामू नदी में पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा छठ मनाया जाता है। हम लोग के एरिया में हम लोग गंगा नदी में भी जाते हैं, तालाब में भी जाते हैं, और अपने छत पे भी जाके खड़े होकर छठ माँ का पूजा कर लेते हैं। लेकिन जो लोग इस एरिया के रहने वाले हैं, इस तरफ के रहने वाले हैं, कौन कौन से, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, तो ये लोग आते हैं इस नदी में, कौन से नदी में, पुनपुन नदी में विशिष्ट छठ मनाने के लिए। तो छठ सबसे ज़्यादा, ये देखो क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन छठ सबसे ज़्यादा इसी नदी पे मनता है। अब पलामा नदी कहाँ पे, तो फतुहा नाम का एक जगह है, पलामू ये जो नदी है ये फतुहा नाम का एक जगह है, फतुहा, पलामू फतुहा के पास में किससे मिलती है, तो गंगा से मिलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है फल्गु नदी। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पे फल्गु नदी है, फल्गु नदी इसी पास में ही बहती है। और फल्गु नदी पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। फल्गु नदी क्यों पवित्र है, ये गया के पास से बहती है, गया, बोध गया, आपको पता होगा। तो फल्गु नदी हम यहाँ पे मार्क करते हैं, ये हमारी गया। तो गया में बौद्ध धर्म, BUDDH, बौद्ध धर्म के लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इसीलिए यह जो नदी है पलामू कह रहे हैं, ये जो नदी है हमारी फल्गु, ये फल्गु नदी बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म के लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बनती है। बौद्ध भिक्षु जो कि दूसरे कंट्री जैसे कि मलेशिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया से हिंदुस्तान में आते हैं, वह अपने आप को शुद्ध करने के लिए एक बार इस फल्गु नदी में जरूर नहाते हैं, क्योंकि उनका भी यह मानना है कि नदी में नहाने के बाद उनके जितनी भी अवगुण हैं या फिर जितने पाप हैं वो सब धुल जाएंगे। तो ये हिंदू धर्म का, याद रखिएगा, एक बहुत बड़ी सी बात है, और ये चीज़ मानना है, ये हमारी फीलिंग्स से रिलेटेड है। धार्मिक चीज़ों पे मैं नहीं ज़्यादा कुछ बोलूँगा। आगे देखते हैं हम लोग, इसके बाद फल्गु नदी के बाद क्यूल नदी। देखिए बच्चों, आपको क्यूल नदी का, ये देखिए सब छोटी मोटी नदी है, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो ये आपको क्यूल का है। ये नदी भी हमारी कहाँ से आती है, तो ये झारखंड से आती है क्यूल नदी। और क्यूल नदी लखीसराय, मैं आपको बता देता हूँ, लखीसराय, उसके बाद क्या है जमुई, ये सब जमुई, लखीसराय, ये सब क्रॉस करते हुए यहाँ पे जमुई है, यहाँ पे लखीसराय है, उससे क्रॉस करते हुए ये आगे दायरा रीजन में, दायरा रीजन एक यहाँ पर एक जगह है,
वहाँ पे हरोहर में वो मिल जाती है किससे, तो गंगा नदी से मिलती है। उसके बाद ये उतनी इम्पोर्टेंट नदी नहीं है, बस है इस तरफ के नदी, तो मैं ऐसे मेंशन कर दिया हूँ। उसके बाद जो सबसे इस तरफ में एक अजेया नदी है, अजेया नदी बॉर्डर बनाती है, और ये नदी भी हमारी कहाँ की है, तो झारखंड से ही बहते हुए किधर आती है, तो झारखंड से बहते हुए गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। तो पूरब तरफ में अगर बोला जाए, पूरब तरफ में सबसे पूर्वी नदी कौन सी है, तो वो नदी है बच्चों अजेया। और पूरा पश्चिम तरफ में, किस तरफ में, दक्षिण के तरफ में, पश्चिम तरफ में सबसे पहली मतलब लास्ट नदी कौन है, तो कर्मनाशा। तो ये दोनों नदियों को आप याद रखना, ठीक है, एक अजेया और एक कर्मनाशा। फाल्गु, और उसके बाद हम लोग और क्या क्या चीज़ याद रखेंगे, हम लोग ये याद रखेंगे कि फाल्गु नदी जो होता है ये बौद्ध धर्म और साथ साथ हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पुनपुन नदी क्यों नहीं याद रखें, क्योंकि इस पे छठ होता है। और सोन नदी के बारे में आपको पता है कि ये अमरकंटक से निकलती है, और ये नदी बहुत अच्छा मतलब इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है इस एरिया में खेती के लिए। और सोन नदी पर भी छठ पर्व होता है, लेकिन पुनपुन पे सबसे ज़्यादा छठ सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद हम लोग ऊपर की नदी जैसे कि घाघरा हुआ, गंडक हुआ, बूढ़ी गंडक, बागमती, ये सब नदी में घाघरा नदी तो हमारी ये नदी आई हुई है इस तरफ से, इधर से बहते हुए आई है। लेकिन गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सब हिमालयन रिवर्स है। और हिमालयन रिवर के लिए हिमालयन रिवर है, इसके लिए कुछ भी कहना मतलब ये कहाँ से निकलती है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है, क्योंकि इसका जितना भी ओरिजिन है वो नेपाली एरिया में है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस शायद ही कभी आते हैं। वैसे जब स्पेशल हम लोग अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको इधर की नदियों के बारे में बताऊंगा। इधर के नाम सब इतने विचित्र प्रकार हैं कि मुझे भी याद नहीं रहता है, एक बार मुझे उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द नदर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। देखो जो नॉर्थ पार्ट है, देखिए नदर्न प्लेन मतलब जो बिहार है, बिहार का जो वो है मैप है वो चरखुट्टा टाइप का है, आप लोग देखोगे तो ये हमारी गंगा नदी बहती है। मैं सिंपल में बता रहा हूँ, ऊपर हमारा नदर्न पार्ट है, तो नदर्न पार्ट का प्लेन जो है उसको कितने भागों में बांटा जाता है बच्चों, तो वो 4 भाग में नदियों के हिसाब से बैठती है, और वो मैदान के हिसाब से। कौन कौन सा है आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये हट जाओ यार, इरेज ऑल लिंक। देखिए अब कैसे कैसे है मैं इसको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहला है भाबर या तराई और सब तराई रीजन। देखिए नेपाल से आप इन चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्युपाइड ग्रिड्स इसको छोड़ दीजिएगा, प्रोटेक्टेड एरिया को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये सब हिंदुस्तान का पार्ट नहीं, ये सब नेपाल का पार्ट है। हम लोग पढ़ेंगे शिवालिक, तराई, आर्क, लैंडस्केप और नेशनल बाउंड्री। नेशनल बाउंड्री भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो इस मैप में जो जो इंपॉर्टेंट है ना, मैं इसको आपको मार्क कर देता हूँ, आप इन्हीं चीज़ों पे हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या सब, तराई और सब तराई रीजन। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ग्रीन एरिया, देखो नेपाल से सटा हुआ जहाँ पर भी ये एरिया है हमारा, ये जो एरिया हम लोग देख रहे हैं, जो ये 4 सब डिविजन्स में बटे हुए हैं। इसको डिविजन्स में बांटने के पीछे कारण बताते हैं। आप इसको यहाँ पे एक पहाड़ के बाद से समझ सकते हो। अब ये समझ लीजिए ये हमारा हिमालय है, हिमालय ओके, हिमालय है। तो इसको बाद जो एक ये रीजन होगा, फिर दूसरा रीजन होगा, फिर तीसरा रीजन होगा, फिर चौथा होगा। तो ये 4 रीजन में डिवाइड किया गया है। हिमालय के बाद कौन सा एरिया, तो प्लेन का एरिया। तो इस प्लेन के एरिया में सबसे पहला जो एरिया है वो तराई कहलाता है, और उसके बाद दूसरा तराई और उप तराई क्षेत्र। सबसे जो हिमालय से एकदम सटा हुआ होगा वो तराई कहलाएगा। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज होगा वो उप तराई कहलाएगा। उसके बाद जो आता है वो भांगर एरिया कहलाता है, भांगर एरिया। और उसके बाद होता है खादर एरिया। भांगर, खादर, आपको इसको याद करना होगा। ये तराई, ये एरिया याद करना क्यों महत्वपूर्ण है बच्चों बताते हैं। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है कि खेती के लिए सबसे अच्छा एरिया कौन सा माना जाता है, भांगर, खादर, तराई, या फिर कौन सा चौर का एरिया। तो अब देखिए चौर भी है इसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ, चौर यमन। तो इसमें खेती के लिए कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, ये भांगर और खादर एरिया में खेती अच्छी होती है, ठीक है। हाँ सही बोल रहे हैं बच्चों, सजदा आप सही बोल रहे हो। लेकिन खेती के लिए ये दोनों एरिया बहुत
ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो हमारी जो महत्वपूर्ण फसलें होती हैं बिहार की, वो भांगर तथा खादर एरिया में ही होती हैं। और जैसे तिलहन, दलहन, फिर चावल, गेहूं वगैरह जो भी खेती होती है इधर इसी में होती है। हम इन चीज़ों को भी अलग, जैसे कि वेजिटेशंस जब पढ़ेंगे, साथ में क्रॉप सिस्टम जब बिहार का पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग सब चीज़ को देखेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ छोटी छोटी बातें। अब यहाँ पे देखिए, मैंने अभी तुरंत बताया था। अब ये हमारा क्या है, ये हिमालय है। आप बच्चों देख रहे हैं इस मैप में, ये हमारा हिमालय है। ये अपर हिमालय, ये मिडिल हिमालय और ये बॉटम हिमालय। हिमालय की भी अलग अलग श्रेणी होती है। तो उस हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में देखा जाए, सबसे अपर हिमालय में हमारा माउंट एवरेस्ट आता है। और भी जो हिमालय की छोटी छोटी श्रेणियां हैं वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती हैं, किधर, बिहार के तरफ में, और वो बनाती हैं तराई एरिया। तो जो लोअर हिमालय होता है, ये वाला बच्चों, ये देखिएगा, लोअर हिमालय ये तराई एरियन का फॉर्मेशन करती है, तराई और सब तराई, सब तराई। तो ये फॉर्मेशन कहाँ पे होता है बच्चों, तो ये इस एरिया में होता है, मतलब लोअर तराई में। उसके बाद सबसे पहले आता है हमारा कौन सा, भाबर एरिया, ठीक है। उसके बाद तराई आता है। देखिए तराई इस तरफ में भी है और इस तरफ में भी है, ध्यान रखिएगा। और भाबर एरिया के जो दोनों साइड्स हैं उसको तराई कहा जाता है। उसके बाद है हमारा भांगर। उसके बाद भांगर के बाद हमारा भांगर, देखो खादर से पहले भी भांगर है और भांगर खादर के बाद भी है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट हमारे जो एरियाज हैं, आप इसको, मैं इसको अलग रंग से बताता हूँ। जैसे कि ये भाबर, तो भाबर के इधर भी तराई है और भाबर के इधर भी तराई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, ये खादर, तो खादर की इधर भी आपको भांगर मिल जाएगा और इस तरह मिलेगा। और ये जो नीचे मिल रहा है ये हमारा रिवर वैली है। तो रिवर वैली मतलब कौन सा, तो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ऊपर की नदियाँ, जैसे कि गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, वो सब एक न एक टाइम आकर के इस गंगा नदी में जरूर मिलती हैं, चाहे वो पहले मिले या चाहे वो बाद में मिले। तो गंगा के इस तरफ में भी भांगर होगा और गंगा के इस तरफ में भी भांगर होगा। तो इस प्रकार से रिवर बेसिन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है हमारे बिहार में। अब एक प्रश्न आता है बच्चों की, दोआब क्या होता है। तो दोआब दो महत्वपूर्ण नदियों के बीच में जो फर्टाइल एरिया होता है, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ एरिया, उसको हम लोग दोआब कहते हैं। और खादर और भांगर, खादर वह एरिया होता है जो नदी से जस्ट सटा हुआ होता है और यहाँ पे वैसी चीज़ों की खेती होती है जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि केला, तरबूजा, ककड़ी, ये सब का खेती होता है। और जो महत्वपूर्ण फसलें होती हैं, दलहन तिलहन होती है, वो भांगर के एरिया में खेती किया जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ा होगा। देखिए उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा फोटो से। देखो बच्चों, हमको अच्छा फोटो नहीं मिल सका था, लेकिन आप लोग इससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। इसकी ओरिजिनल फ़ोटो मैं आपको आपके व्हाट्सएप वाले ग्रुप में अवश्य डाल दूंगा। तो जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो कृपया आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ ऐड कर लूँगा। देखो, तो भाबर से हम लोग समझते हैं फिर से दोबारा इस चीज़ को, कि भविष्य में दोबारा आपको कोई भी किताब न पढ़ने की ज़रूरत पड़े। तो भाबर जो एरिया होता है उसके आसपास आपको हिमालय जरूर दिखेगा। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों, आपको हिमालय दिख रहे हैं। यहाँ पे नदियाँ कैसे हैं, तो नदियाँ सर्पनुमा है। याद रखिएगा, जितनी भी नदियाँ पहाड़ से, हिमालय से निकलती है, वो शुरुआत में सर्पनुमा होती हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे जब हमारे लैंड के एरिया में, मतलब इनलैंडिक एरिया में वो जाती हैं, तो वो धीरे धीरे सीधी होने लगती हैं। और जिस समय में गंगा नदी में वो मिलने वाली रहती हैं, उस टाइम में उनका प्रवाह भी तेज हो जाता है और साथ साथ में वो सीधी से फिर से घूमने लगती हैं। तो ये एक कंडीशन होती है हिमालयन नदी के बारे में। तो ये भाबर का जो एरिया होता है वो कहाँ पर होता है बच्चों, तो हिमालय से, हिमालय के मतलब लोअर हिमालय के पास के एरिया में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा तराई एरिया। आप तराई एरिया में देख सकते हैं, जो तराई एरिया होता है सॉरी, ये हमारा कहाँ होता है, तो भाबर के जस्ट बाद में, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे दलहन का खेती, तिलहन का ज़्यादा खेत होता है। तो सरसों वगैरह इस एरिया में उपजाए जाते हैं, सरसों वगैरह का जो खेती होता है इस एरिया में होता है। उसके बाद होता है भांगर। भांगर आप देखोगे नदी का जो वैली होता है, नदी का जो खादर एरिया होता है, उसके दोनों साइड में, मतलब नदी के बगल में खादर, नदी के दोनों साइड में खादर, और नदी के दोनों साइड में आपको पता है भांगर भी होता है, क्योंकि नदी के ही ना आसपास ये पेटी बनता है। तो भांगर आपको कहाँ मिलेगा, तो
नदी के दूर, और खादर कहाँ मिलेगा? तो नदी से सटा हुआ। आप यहाँ पे देखते हैं ग्रीन खेती भी है, येलो खेती भी है, तो समझ सकते हैं यहाँ पे जो मिश्रित खेती होती है, जैसे कि गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का, ये सब आप खादर के एरिया में खेती की जाती है। और भांगर का जो एरिया होता है वहाँ पे सामान्य रूप की खेती होती है, और जो तराई रीजन होता है वहाँ पर तेल वाले जितने भी फसल होते हैं, जैसे कि हमारे सरसों या फिर पीनट्स, जिसको हम लोग बादाम वगैरह कहते हैं, वो सब इस एरिया में उपजाया जाता है। देखो उसके बाद हम लोग आते हैं फिर से, आप इस वाले मैप को तो समझ ही गए होंगे, अब इसमें इसको समझते हैं इसके डिफिनेशन के साथ में। सॉरी बच्चों। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द it extend in form of belt from west to east in south of the शिवालिक range of Indo-Nepal border। क्या प्रॉब्लम है यार? इन इंडो नेपाल बॉर्डर, शिवालिक रेंज। अब शिवालिक रेंज को समझो, शिवालिक रेंज किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, शिवालिक रेंज कुछ भी नहीं है, शिव से मतलब शिव जी से निकला हुआ, हिमालय से निकला हुआ। हिमालय मतलब याद रखिएगा शिव जी, सिंपल याद रखने के लिए। देखो अब ऐसा नहीं कि हिमालय का मतलब शिव जी होता है, ये बस आपको याद रखने के लिए कि बाद में भूलिए मत। तो शिवालिक रेंज से निकलने वाली जितनी भी नदियां होती है जो इंडो नेपाल बॉर्डर में, इंडो नेपाल मतलब हिंदुस्तान और नेपाल का जो बॉर्डर है, देखो आप यहां पर से देखिएगा, ये जो है ये नेपाल का बॉर्डर है, हिंदुस्तान और नेपाल का बच्चों ये बॉर्डर है। ये देखिएगा यहाँ पे जितना देर मैं मार्क कर रहा हूँ आप इसको ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है? तो हिंदुस्तान और नेपाल का ये हमारा क्या है? बॉर्डर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आ गए चंपारण के एरिया में, ये चंपारण नहीं है बच्चों, यहाँ पे हमारा चंपारण है, ठीक है। वो भी कौन सा? पश्चिमी चंपारण। तो यह भारत नेपाल सीमा की शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर एक पेटी के रूप में फैली हुई है। मतलब पश्चिम से पूर्व मतलब क्या? ये हो गया, हम इसको दूसरे कलर से बता रहे हैं, ये हो गया कौन सा? ये पश्चिम से लेकर के पूर्व के रूप में एक पेटी के रूप में फैली हुई है। पेटी के रूप में मतलब क्या? एक कर्वेचर लेकर के, ये कर्वनुमा है, ये कर्वनुमा है। तब ना कर्व रहेगा, ऊपर ये रहेगा तब ना इधर की नदियां इधर की तरफ आ पाएंगी। पता चलेगा इधर ऊंचा हो जाएगा तो कभी भी हिमालय की नदी ना हमारे तराई मतलब गंगा से मिल ही नहीं पाएगी। तो ये कर्व के रूप में है, और इस तरफ की और ये झुका हुआ है, और ये देखा जाए तो प्रति किलोमीटर 6 सेंटीमीटर से वो आगे की ओर बढ़ता है, 6 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर से, ठीक है। ओके यहाँ पे द विड्थ ऑफ दिस पेडल सैंड डिपॉजिट इज 10 to 12 किलोमीटर। इस कंकड़ रेत से निरपेक्ष की चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर है। और ये जो शुरुआत का बेल्ट है बच्चों, ये कितने हैं? 10 से 12 किलोमीटर का बेल्ट लेकर के चलता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा? भांगर एरिया। तो भांगर एरिया को समझने के लिए हम लोग ये हैंड रिटेन मैप को देखेंगे। इस मैप से ज़्यादा अच्छा हम आपको समझा सकते हैं। मुझे डिजिटल मैप बच्चों नहीं मिल सका था, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको डिजिटल मैप से बना सकूं, क्योंकि अपना भी पढ़ाई करना रहता है। तो ये देखिए, ये जो बीच में हमारी बच्चों बह रही है, ये हमारी कौन सी है? गंगा नदी बह रही है, सभी को पता है। गंगा हमारे बिहार को 2 भागों में डिवाइड करती है, ओके। अब उसमें क्या है? देखो ये पेडमेंट श्रम्प सॉइल, ये सॉइल कहाँ पाया जाता है? अब इस सॉइल का हिंदी मुझे नहीं पता है। ये पाया जाता है हमारे कौन से? चंपारण के एरिया में, ठीक है। ताल सॉइल कहाँ पाया जाता है? तो इस एरिया में पाया जाता है। उसके बाद है तराई सॉइल कहाँ पे? तराई एरिया में पाया जाएगा। मतलब हिमालय का जो तराई एरिया रहेगा वहाँ पे कौन सा सॉइल पाया जाएगा? तो तराई एरिया में पाया जाएगा। ये ऊपर से लेकर के मतलब क्या? पश्चिम चंपारण के अंत से लेकर के और यहाँ पर एकदम इस कॉर्नर तक है। उसके बाद क्या है? ये वाला सॉइल छोड़ दीजिए, ये क्या है? बाल सुंदरी सॉइल। सर आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं? छोटी हम आपसे ना आपको इस बारे में बता देंगे, प्रॉमिस। लास्ट में साक्षी को हम इस बात का जवाब जरूर देंगे कि हम किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए बाल सुंदरी सॉइल के बारे में देखिए, ये सॉइल इंपॉर्टेंट भी क्यों नहीं आपको हम बताते हैं। बाल सुंदरी सॉइल इस प्रकार का सॉइल है जिसमें सिर्फ 2 प्रकार की खेती हो सकती है। सबसे पहला खेती यहाँ पर होता है सो बादाम का होता है। बादाम मतलब कौन सा? पीनट आप लोग जानते होंगे, उसका खेती उधर ये मिलता है। साथ में तिलहन से रिलेटेड जितने भी होते हैं पदार्थ वो यहाँ पे इस एरिया में खेती करे जाते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट है हमारा खादर सॉइल। आप देख लीजिए यहाँ से लेकर, ये मैं दूसरे कलर से करता हूँ ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। ये देख लो, ये सारा खादर का एरिया है, पूरा बड़ा सा एरिया एकदम पूरा खादर। तो आप इसको समझिएगा, खादर एरिया पूरा का पूरा यहाँ पर है।
उसके बाद है हमारा भांगर। तो भांगर, एक और क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जी, मैं आपको मिस कर गया, बता नहीं सका कि भांगर एरिया, भांगर सॉइल ज़्यादा किस एरिया में पाया जाता है। तो भांगर सॉइल जो बच्चे होता है ना, मैक्सिमम हमारे साउथ बिहार में पाया जाता है, नॉर्थ बिहार में है। देखो यहाँ मैप में नहीं बताया गया, कुछ प्रांत है, ये सब प्रांत है जिसमें पाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम भांगर जो होता है ना हमारे सदर्न बिहार में ही है, इस एरिया में ही पाया जाता है। देखो सॉइल है, जरूरी नहीं है कि 100% यहाँ पर होगा ही। देखो हो सकता है इसमें रेड येलो सॉइल जो है ये थोड़ा इधर भी पाया जाने लगे, तो ये कोई इशू नहीं है। ये ज्योग्राफिकल डेटा अप्रोक्सीमेशन बेसिस पर होती है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि भांगर सॉइल मैक्सिमम किधर पाया जाता है, तो सदर्न बिहार में पाया जाता है। खादर सॉइल मैक्सिमम किस एरिया में पाया जाता है, तो नदर्न में पाया जाता है। तराई सॉइल तराई एरिया में पाया जाता है, मतलब हिमालय के पेटी में पाया जाता है। फिर बाल सुंदरी सॉइल है, बाल सुंदरी सॉइल भी महत्वपूर्ण बनता है बच्चों, वो भी पाया जाता है पेटी के थोड़ा सा आगे। ये मैप में थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके बना दिया गया, ये गलत कर दिए हैं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा करे में, एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए था, तो इधर पाया जाता है। उसके बाद खादर को आप देख ही लिए। फिर यहाँ पर है रेड येलो सॉइल, जिसको हम लोग बालथर सॉइल भी कहते हैं, ये हमारा उस एरिया में पाया जाता है जहाँ पे हमारा बिहार झारखंड के साथ जुड़ने वाला रहता है। तो आप इस जगह को देखते रहिएगा अच्छे से। ये भी फोटो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, साथ साथ में टेलीग्राम में होंगे तो वहां पे भी आपको मैं डाल दूंगा। इस सॉइल के बारे में थोड़ा समझिए आप लोग। दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज करेल केवल। देखो इस मिट्टी को करेल केवल नाम से भी जाना जाता है, मतलब भांगर जो सॉइल है उसको हम लोग करेल केवल के भी नाम से जानते हैं। दिस सॉइल इज जनरली फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ फ्लड बेसिन ऑफ रिवर, जनरली 30 मीटर एबव द फ्लड बेसिन। कहने का अर्थ क्या, इस मिट्टी को करेल केवल के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी आमतौर पर नदियों के बाढ़ घाटियों के ऊपर हिस्सों में पाई जाती है। देखो नदियों के बाढ़ घाटी, अब मैं थोड़ा सा मैप को क्लियर करके फिर से आपको समझाता हूँ। यहाँ तक आपको बच्चे लोग समझ में आ गया ना जी, यस लिख दो यार, नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं ही बोले जा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी, यस नो कुछ भी लिखिए प्लीज़। ओके थैंक यू बच्चे लोग, थैंक यू जी। चलो हम लोग मिटार करके फिर से आगे देखते हैं। बहुत अच्छे सोनू जी, फियरलेस नीतीश, गायत्री, साजिया, साक्षी, संगम, सजदा, जितने बच्चे हैं सब लोग थैंक यू। चलो मैं इसको मिटाता हूँ सारा स्क्रीन को। देखो क्या कह रहा है इसमें, देखो आपको पता होना चाहिए कि जो बिहार में बाढ़ लाने वाली प्रमुख नदी है, देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है वैसे मैं बता रहा हूँ, बाढ़ लाने वाली जो सबसे प्रमुख नदी है उसका नाम है हमारा कोसी। तो कोसी के पास देखिएगा, कोसी का जो एरिया है यहाँ पर ये जो खादर सॉइल है ये कुछ ज़्यादा ही पाया जाता है, ठीक है। और उसी के पास में एक और नदी है जिनका नाम है, इस महानदी का नाम है हमारा कमला। तो कमला नदी भी यहीं पर है ना जी, के मेले कमला नदी और कोसी नदी आजू बाजू है। और कमला डायरेक्ट गंगा नदी में नहीं मिलती, वो कोसी से मिलती है, फिर आगे वो जा करके गंगा नदी से मिलती है। उसके बाद देख लीजिएगा इधर एक नदी यहाँ पर है बागमती, जो आगे की ओर बहती है, और इधर से जो बूढ़ी गंडक आती है उससे मिल जाती है। तो यहाँ पर ये जो नदी है बच्चों, इसका नाम है हमारा बागमती, BAGMI, बागमती, ठीक है। अब बागमती के ऊपर क्या है, तो ये गंडक है। गंडक याद रखिएगा, बिहार में दो गंडक है, एक बूढ़ी गंडक और एक सामान्य गंडक। सामान्य गंडक है सो यहाँ वाला चंपारण से निकलती है और इस एरिया में मिलती है। तो ये हमारी हो गई सिर्फ गंडक। और गंडक से इस तरफ में जो नदी है वो हमारी घाघर नदी है, घाघरा नदी, घाघरा, GHAGHR, बड़ा अच्छा सा नाम है घाघरा, ठीक है। ओके, और इधर सबसे ईस्टर्न नदी हमारी ये ऐसे करके आती है, ये महानंदा, तो ये नदी है। तो अब कहा गया क्या है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कौन सा वाला बिहार, तो उत्तर वाला बिहार, दक्षिण बिहार नहीं पढ़े हम लोग, अभी उत्तर वाला पढ़ रहे हैं। दक्षिण बिहार हम लोग अगले दिन बच्चों कंटिन्यू करेंगे। 8:54 भी हो गया, तो कोशिश करते हैं हम जल्दी से बता दें। वैसे फिर से इस भांगर एरिया से कल से हम लोग फिर से शुरू करेंगे। तो देखो इस सबसे पहले भांगर जो होता है, भांगर जो हमारा सॉइल है, ठीक है, ये करेल केवल के नाम से जाना जाता है और आमतौर पे नदियों के बाढ़ घाटियों के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। तो जो भी बाढ़ का एरिया है, बाढ़ घाटी जो भी है उसके ऊपर वाले हिस्से में पाई जाती है, मतलब ये जो हमारा एरिया देख रहे हैं इस एरिया में ये पाई जाती है। साथ में क्या है कि यह आमतौर पर बाढ़ बेसिन से 30 मीटर ऊपर भी होती है। देखो अपर पार्ट फॉर फ्लड, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, साउथ, एक मिनट रुकिएगा, मैंने ऊपर वाली नदियों के बारे में बताएं, चलो मैं इसके बाद बताता हूँ, ठीक है।
ऊपर क्या है भांगर के बारे में, हाँ सॉरी मैंने क्या बताया था आपको, मिस कर गया था, मैं फिर से बताता हूँ। इस मिट्टी को करैल केवल के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी आमतौर पर नदियों के बाढ़ घाटी के ऊपर हिस्से में पाई जाती है। तो मैंने बताया क्या था, तो ये जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया जो ऊपर का आप एरिया देख रहे हैं, ये हमारा बाढ़ वाला एरिया है, क्योंकि इसमें नदियाँ जाए। थोड़ा सा मैं एक छोटा सा एक मिस्टेक कर दिया हूँ बच्चों, मैंने ऊपर बता दिया है भांगर को, वैसे भांगर नीचे होता है। वैसे आप इसको ठीक से समझिएगा, थोड़ा सा एक मिस्टेक जो हुई है मैं इसको परफेक्ट करता हूँ, और इसको मैं अगले क्लास में भी फिर से डील कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। एक्चुअली ये क्या है, ये जो प्रांत है हमारा ऊपर का जो प्रांत है वो हमारा बाढ़ वाला एरिया है, ये बाढ़ का एरिया है। और ऐसा कहा जाता है कि यह जो मिट्टी होती है भांगर, ये बाढ़ के एरिया से 30 मीटर ऊपर के एरिया में पाई जाती है, मतलब इस एरिया में वो पाई जाती है। बाढ़ तो इधर आता है लेकिन इस एरिया में हमारे बाढ़ नहीं आता है, इसीलिए इस एरिया में भांगर सॉइल पाई जाती है। और इसके बारे में क्या कहा है, साउथ बिहार हैज एबंडेंस ऑफ भांगर सॉइल। और ये जो सॉइल है हमारा करेल केवल, ये किस एरिया में ज़्यादा पाया जाता है, तो साउथ बिहार है, मतलब ये नॉर्थ हो गया ऊपर वाला और साउथ नीचे वाला, तो साउथ वाले एरिया में ये ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद क्या है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एनी सिग्निफिकेंट फ्लड्स काउडिंग रिवर, और ये मिट्टी इधर इसलिए पाई जाती है क्योंकि इस एरिया में बाढ़ आने की संभावना बहुत कम होती है। रिवर्स इन साउथ बिहार आर सीजनल इन नेचर, और जो भी इधर की नदियां हैं, जैसे मैं इधर की सारी नदियों को भी मेंशन कर देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूजन में नहीं जाओ। सबसे पहले इस तरफ में बहती है कौन सी नदी हमारी, तो इधर बनती है हमारी कर्मनाशा, ये कर्मनाशा रिवर हुई। फिर इधर यहाँ पर हमारी बहती है सोन हुई। इधर में दो ठो रिवर है हमारी जो एक दूसरे में मिलती है, सबसे पहली हमारी है पुनपुन, और इधर हो गई फल्गु नदी, फल्गु। और यहाँ पर क्यूल नदी है, KIUL, क्यूल। इस तरफ में बहती है हमारी, सॉरी इधर नहीं जाना था, इधर जाना था, ये नदी है हमारी अजय, AJAY। तो ये जो नदियाँ हैं ये सब मौसमी रिवर है, मतलब जब मौसम में उधर हाँ सॉरी, ये मौसमी नदी है। मौसमी नदी कहने का अर्थ ये होता है वैसी नदियाँ जो बारिश होने पर ही उसमें पानी बहता है, नहीं तो अन्य टाइम में या तो उसमें कम पानी बहता है या फिर वो सूखी रहती हैं, उसको हम लोग मौसमी नदी कहते हैं। कि कमी के कारण दक्षिण बिहार में भांगर मिट्टी की प्रचुरता होती है, और इसी कारण से क्या होता है कि दक्षिण बिहार में ना बहुत ज़्यादा मात्रा में ये जो भांगर मिट्टी है जिसको हम लोग करेल केवल कहते हैं, ये पाया जाता है। वैसे बच्चों बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 8:59 हो गया है, अब हमको क्लास यहीं पर रोकना पड़ेगा। वैसे नेक्स्ट डे जो क्लास चलेगी वो फिर से मैं आपको भांगर से ही शुरू करूँगा। क्यों भांगर से शुरू करूँगा कि थोड़ी सी एक मेरे से छोटी सी कन्फ्यूज़न हो गई, मैं इधर टाइम देखने लगा, उसके कारण मेरा दिमाग उधर चला गया और मैं थोड़ा सा एक छोटी सी मिस्टेक कर गया हूँ, और मिस्टेक को तो मैंने सही कर दिया है, वो मैं इस तरीके में बता दिया था भांगर, जबकि भांगर होता है नीचे के टाइप में। तो थोड़ा सा प्लीज़ एक्सक्यूज़ कीजिएगा, अगले दिन हम फिर से इस चीज़ को क्लियर करेंगे। और आज का क्लास लाइव आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, अगर जिन बच्चों का छूट गया होगा तो आप लोग यूट्यूब पर भी देख लीजिएगा। अभी ये क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। और हाँ, कोई बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्या चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, तो चलो मैं जवाब दे देता हूँ। चलो कौन पूछ रहे थे जी,